आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है और आज जिन खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात होगी अभी इस्तीफा आगे जेल, क्या चंपत राय अब जेल जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि इस्तीफा चंपत राय ने दे दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में चंपत राय ही रहे। ऐसे में लगातार उनके इस्तीफे के बाद मांग हो रही है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। आज सबसे पहले यही पूछ रही हूं कि अभी इस्तीफा आगे जेल होगी क्या? आज इस पर बात होगी। इसी के साथ आज पूछ रहे हैं कि राम मंदिर को बदनाम किसने किया। आज पूछ रहे हैं राम मंदिर को बदनाम किसने किया, क्योंकि राम मंदिर से जो जो चोरी होने के आरोप लग रहे हैं वो सब तो वापस बरामद हो गया। उसके लिए कहा गया कि ना काग भसूंडी चोरी हुए, ना चांदी की ईंटें कहीं गायब हुई थी और न ही चांदी के चरण पादुका जिसका जिक्र बार बार किया गया वो कहीं गायब हुई। आखिर फिर ये बात क्यों फैलाई गई कि ये सब मंदिर में है ही नहीं? आज इसकी भी बात करेंगे। इसी के साथ आज बात करेंगे सिया को फांसी दो की मांग कौन कर रहा है। सिया ने केतन की हत्या करवाई और इसको लेकर अब केतन का परिवार तो फांसी की मांग कर ही रहा है, लेकिन सिया के माता पिता भी फांसी की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ आज आपको बताऊंगी कि मुहर्रम पर कैसे योगी आदित्यनाथ की नजर है। मुहर्रम जिस तरह से शोक मनाते हैं आज शिया मुसलमान और इस पर जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने आज मुहर्रम को लेकर जिस तरह की ताकीद दी, क्या उसको माना गया? आज इसकी भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी अयोध्या। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। ये साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से भगवान राम के नाम का चंदा चोरी कर रहे हैं। ये भगवान के नहीं है तो इंसान के क्या होंगे? कि अपने गुनाहों को छिपाने के लिए जो छोटे लोग हैं उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि चढ़ावा चोरों पर कानून का हंटर चल गया है। आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सबसे बड़ा नाम टिन्नू यादव का है। उस पर चढ़ावा चोरी से करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, टिन्नू यादव को गिरफ्तार किया गया। मैंने आपको तस्वीरें माइक ऑन है में लगातार टिन्नू यादव की दिखाई भी थी। टिन्नू यादव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा नाम, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप था। और टिन्नू यादव को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक टिन्नू यादव समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनमें से 5 चेहरे ये हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। अदालत ने इन्हें 14 दिन की हिरासत में जेल भेज दिया है। सुभाष श्रीवास्तव गिरफ्तार, अनुकल्प मिश्रा ये भी गिरफ्तार। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनकी चेहरे आपको दिखा रही हूं कि ये वो चेहरे हैं जिन पर एसआईटी की गाजगिरी है। लवकुश मिश्रा ये भी गिरफ्तार हुए। ये सारे वो चेहरे जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया। उससे पहले कोर्ट में इनकी पेशी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन्हें जेल भेज दिया, लेकिन इनकी रिमांड हासिल करने के लिए 26 जून यानी सोमवार को पुलिस दोबारा अर्जी दे सकती है। तस्वीरें देखिए, इन्हें अदालत में पेश किया गया उस वक्त की ये तस्वीर है। 26 जून को पुलिस इनकी रिमांड मांग सकती है। आज कोर्ट में पेशी हुई है और कोर्ट में पेशी के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि अब कौन कौन से राज उगल सकते हैं ये सब लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इन सब के बीच आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए। हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए। ये उनकी तस्वीरें आई। इसके बाद राम मंदिर से चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर हमला भी बोला, लेकिन केजरीवाल ने क्या कहा है ये आगे आपको सुनाएंगे। उससे पहले बता दें कि चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काफी गुस्से में हैं। ये तस्वीरें आप अरविंद केजरीवाल की देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज राम मंदिर पहुंचे थे। तो अरविंद केजरीवाल आज हनुमानगढ़ी गए, अयोध्या गए पूजा अर्चना करने, दर्शन करने, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया में थे और इन्हीं तस्वीरों पर ऐसा लगा कि उनका गुस्सा भी उतरा। चढ़ावा चोरी को लेकर आरोप लगाने वालों को उन्होंने वहीं से जवाब दे दिया।
सीएम योगी ने कहा कि कोई राम भक्तों की परीक्षा न ले। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर कर रहेंगे। जरा सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ। वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। तो योगी आदित्यनाथ ने आज सीधे सीधे कहा कि राम भक्तों के गुस्से के आगे मत आइए। ये उन लोगों से कहा जो कि राम मंदिर को लेकर लगातार राजनीति कर रहे हैं। अब मैं आगे आपको यह भी बताऊंगी कि राम मंदिर को बदनाम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी भी बातें कही गई जो हुई भी नहीं। वो आगे आपको बताऊं, उससे पहले ये बताती हूं कि जो 8 गिरफ्तारियां हुई हैं ये हुई कैसे। एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज से चढ़ावा चोरी के 70 मामले पकड़े गए। सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपियों के खिलाफ बड़े सबूत जुटाए गए। कैश की गड्डियां मंदिर कैंपस के ही बाथरूम में छिपाते थे। बाद में मौका देखकर कैश की गड्डियां बाहर ले जाते थे। सेफ जगह पहुंचकर चोरी की रकम का बंटवारा करते थे। चढ़ावा चोरी का धंधा 2 से 3 सालों से ये चलाया जा रहा था। चढ़ावा चोरी में टिन्नू यादव और सुभाष की अहम भूमिका थी। टिन्नू और सुभाष ने चढ़ावा चोरी का नेटवर्क तैयार किया। सुभाष ने कई लोगों को चोरी के नेटवर्क का हिस्सा भी बनाया। अब चढ़ावा गिनने वालों की ड्यूटी सुभाष श्रीवास्तव ही लगाता था। पूछताछ में टिन्नू और सुभाष ने बड़े खुलासे भी किए हैं। मंदिर से चढ़ावा चोरी में कई बैंक अधिकारियों पर भी शक है। अब टिन्नू और सुभाष ने बैंक के कई अफसरों के भी नाम बताए। कई सरकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। सीनियर अफसरों की अगुवाई में जांच टीम बन सकती है। जांच एजेंसियों की नजर में चढ़ावा चोरी संगठित अपराध है। अब आपको बताऊं कि जांच एजेंसी से लेकर योगी सरकार तक का रुख बेहद सख्त है। जांच अभी जारी है और मंदिर के एक एक सेवादार से पूछताछ हो रही है। हर जिम्मेदार जांच के दायरे में है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जांच अभी शुरू हुई है यह भी कहा जा रहा है। और जांच 15 दिन का समय, याद है आपको योगी आदित्यनाथ ने कहा था मुझे 15 दिन दे दो। 7 दिन की रिपोर्ट के बाद ये गिरफ्तारियां 8वें दिन हुई। आपको बताऊं कि मई में ट्रस्ट पदाधिकारियों को चोरी का शक हुआ था। बैंक में जमा कैश और पेटियों से निकले दान के मुकाबले कम था। एक दान पेटी से आमतौर पर 6 से 7 लाख रुपए निकलते हैं, और जो वहां काम करते हैं उनको इसका अनुमान हो जाता है क्योंकि वो लगातार गिनती कर रहे हैं। कई हफ्ते से 500 के नोटों की गड्डियां कम हो रही। अब यह शक हुआ कि गिनती वाले कमरे में हिडन कैमरे लगवाए, तो गुप्त कैमरे की 1 सप्ताह की फुटेज की बारीकी से जांच हुई। हिडन कैमरे से मिले वीडियो फुटेज से चोरी के सबूत भी मिले और ट्रस्ट को चढ़ावा चोरी के 3 तरीकों का पता चला। यानी कि ये चोरी कैसे की जा रही थी, कैसे वहां के हार और जेवरात जो मिल रहे थे उन्हें उठाया जा रहा था, कैसे गड्डियों में पैसे डाल के एक्स्ट्रा नोट डालकर और बाद में उन्हें निकाला जा रहा था। ये सारी तरकीबें इन सीसीटीवी कैमरों से ही सामने आई। अब मैं आपको यह बताती हूं कि राम शंकर यादव, टिन्नू यादव, इसका नाम तो आपने बहुत सुना है, लेकिन बहुत से ऐसे और भी लोग हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूं कि पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनमें सबसे पहला नाम टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव का है। चढ़ावा चोरी विवाद का सबसे चर्चित चेहरा है। आपने देखा भी होगा कैसे संपत्ति बनाई, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। दान पेटियों की चाबी टिन्नू के पास ही रहा करती थी। इसी के साथ आपको बताऊं कि ट्रस्ट सदस्यों का करीबी और मनमानी करता था। यानी ये कहा गया कि वो अपनी मनमानी करता था। अंदर मंदिर के भी दान पात्रों की देखरेख और बेसमेंट तक पहुंचना उसके लिए बहुत आसान था। चढ़ावे में गबन कर 50 करोड़ की संपत्ति बनाई, ऐसा अनुमान है। लेकिन मैं फिर कहूंगी एसआईटी की जांच हो रही। रवाशंकर मिश्रा उर्फ रवि,
राम मंदिर में आने वाला चढ़ावा गिनता था, चढ़ावा चोरी की साजिश रचने में भागीदार और बेटे और दामाद को भी पैसे गिनने में लगा दिया। अब आपको बताऊं कि अनुकल्प मिश्रा, ये रमाशंकर मिश्रा का बेटा, चढ़ावा गिनता था, बहुत कम समय में कई जगह संपत्ति खरीद ली, गांव में राम कथा करवाई, मोटी रकम खर्च की। लोगों ने कहा भाई इतना पैसा कहां से आ गया कि इतना पैसा खर्च करके राम कथा करवा रहे। लवकुश मिश्रा, रमाशंकर का दामाद और अनुकल्प का जीजा, इन्हें भी इसी काम में लगा दिया। मंदिर को मिले चढ़ावे की रकम की गिनती करने में ये लगे थे। मंदिर से चुराई गई रकम ठिकाने लगाता था। जांच की शुरुआत में घर कैश बरामद हुआ था। इसी के साथ एक और व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया वो अविनाश शुक्ला है। तिन्नू के चढ़ावा चोरी गैंग का यह भी एक बड़ा किरदार। मंदिर का सेवेदार था, चढ़ावा गिनता था, मंदिर के चढ़ावे से लाखों रुपए की चोरी कर ली। मनीष यादव, एक और चेहरा, चढ़ावे के सोने चांदी का हिसाब रखता था, चढ़ावे में मिले जेवर की हेरफेर में ये शामिल रहा। एक और चेहरा सुभाष श्रीवास्तव, जिसकी मैंने तस्वीर भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, बैंक का पूर्व कर्मचारी, ट्रस्ट से जुड़ा रहा, कैश काउंटिंग टीम का इंचार्ज बन गया। मंदिर से कैश ट्रांसफर में हेर फेर का आरोप लगा है। और करुणेश पांडे, जो कि चढ़ावे की रसीद देने में हेर फेर करता हुआ पाया गया, चुराई गई रकम को ठिकाने लगाता था, ऐसा दावा है। अब आपको यह बताऊं कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक मनीष यादव के भाई का आरोप है कि जांच एजेंसियों ने बड़ी मछलियों को बचा लिया है। ये तो छोटे किरदार है, जरा सुनिए क्या कहा। वो सब फंसाया गया और क्या है। हाँ, फंसाया गया और क्या है। मनीष कब से वहाँ काम कर रहे हैं? मनीष को भी 1 महीना काम करे हुआ है। बस आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना? रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं। बताइए। अच्छा, पड़ोस मतलब रिश्तेदार नहीं है, भाई के बेटे। अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था? काम काउंटिंग का ही था, 1 ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं। अपॉइंटमेंट किसने कराया था? अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे। ये सब फंसाया गया और क्या भैया। और इसकी वजह क्या? क्योंकि 8 लोग का ही नाम है और इसमें अरे जो बड़ी मछलियाँ उनको नहीं लिया गया, छोटे को लोग को फंसा। बड़ी मछली कौन है? अरे हम नाम नहीं जानते भैया, हमको इसमें काम थोड़ी ना कर रहे हैं। हम लोग तो काम अपना देखते हैं ना। तो आपके हिसाब से बड़े लोग को बचाने के लिए छोटे को फंसा गया और छोटों को फंसा दिया। बस यही है। अब चढ़ावा चोरी के इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार हैं। ये सभी चढ़ावा गिनने के काम या निगरानी में लगे ट्रस्ट के करीबियों से जुड़े थे। एफआईआर के 9वें कॉलम में आरोपियों के नाम की जगह अज्ञात लिखा हुआ है। इसीलिए सवाल है कि अब कितने लोगों पर गाज गिरनी बाकी है, अभी कितने नाम आरोपियों में शामिल किए जाएंगे, अब कौन गिरफ्तार होने वाला है, ये चर्चा तेज हो गई। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच चंपत राय का इस्तीफा हो गया। आज की बड़ी खबर यह भी है, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय। अनिल मिश्रा ने भी ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दिया। अब ये 2 नाम ऐसे जिनको लेकर लगातार चर्चा होती रही। बार बार विपक्ष भी कहता रहा कि चंपत राय ही चंदा लेकर चंपत हो गए हैं। इस तरह की बातें कही जाने लगी। अब चढ़ावा विवाद के बाद से ही दोनों के नाम चर्चा में रहे। दोनों ने आज नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात कही। चढ़ावा विवाद पर आपको यह भी बताऊं कि सीएम योगी का रुख काफी सख्त है। अब यह कहा गया कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर बहुत गुस्से में भी हैं और योगी चढ़ावा चोरी विवाद पर नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं। योगी कह चुके हैं कि कोई भी गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा। विश्व हिंदू परिषद भी चढ़ावा विवाद पर काफी नाराज रहा है। अब वीएचपी के नेता चंपत राय की जांच की बात भी कह चुके हैं। एसआईटी जांच शुरू होने के बाद से चंपत राय पर भी बहुत दबाव रहा था। हालांकि मैंने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी कि वहां पर जब ध्वजारोहण हो रहा था 2 दिन पहले, तो चंपत राय उस सेरेमनी में मौजूद थे। लेकिन अंदर खाने ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार इस पूरे मामले से बहुत नाराज है, जिस वजह से ये दबाव बढ़ा और चंपत राय को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। इसीलिए सवाल ये है कि चंपत राय ने नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दिया या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये चर्चा भी आज के दिन बहुत हो रही है, क्योंकि जिस दिन ये खबर आई कि वहां एसआईटी बना दी गई है, जिस दिन चंदा चोरी की बातें और चर्चाएं बहुत प्रबल हो गई, तभी चंपत राय ने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया और नैतिकता के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग क्यों नहीं किया, ये सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाने चाहिए। चंपत राय और अनिल मिश्रा अब क्या आगे गिरफ्तार हो सकते हैं, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है, या फिर लीपापोती होगी,
चंपत राय को लेकर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पूछताछ चंपत राय से भी होनी चाहिए। जिनके भी खिलाफ आरोप है, वो जो कोई भी हो, इस एफआईआर के अंतर्गत पूरे अपराध की जांच होगी, सब आरोपों की जांच होगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं। सर, जो और भी दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि छोटी मछली बड़ी मछली, यानी बड़ी मछली के तौर पर चंपत राय जी को, अनिल जी को पेश किया जा रहा है, गोपाल राव को पेश किया जा रहा है कि इनका खिलाफ कहीं कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं, जबकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी मतलब इनके पास। 2027 का चुनाव लड़ने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। हम तो छत पर खड़े होकर कह रहे हैं कि जांच होगी। इन तीनों के खिलाफ भी कितनी बार कहूंगा? जी हाँ, इन तीनों के खिलाफ भी जांच होगी। जी हाँ, जिन लोगों पर आरोप है उन सब के बारे में जांच होगी। जी हाँ, छोटी बड़ी किसी मछली को छोड़ा नहीं जाएगा। और आप इसको प्रसारित करेंगे, उसके बाद भी ये भ्रम फैलाने की चेष्टा विरोधी दल के लोग करेंगे। तो वीएचपी कह रही है कि सबकी जांच हो, जो जो जांच के दायरे में है सबसे पूछताछ हो। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव अपनी ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पूरा प्रकरण बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होने वाला है। आखिर दान भक्तों का मुखौटा उतर ही गया। प्रभु की अलौकिक शक्ति ने चमत्कार दिखा दिया। भगवान के ऑडिट से बीजेपी भी बच नहीं पाएगी। तो अखिलेश यादव लगातार हमलावर है और उन्होंने कहा कि अब तो लंका कांड बीजेपी का अयोध्या में ही होगा। हमलावर सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के दूसरे नेता भी हैं। जरा सुनिए। जो ठेस जिस तरह का धोखा चंदा चोर पार्टी ने हिंदुओं को दिया है, शायद ही भारत के इतिहास में किसी ने हिंदुओं के साथ इतना बड़ा छल किया होगा। छोटे कर्मचारियों के नाम आए, उसमें सबसे पहले जो सबसे बड़े इसमें बैठे हुए लोग हैं संघ के, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उनके खिलाफ कार्रवाई और मेरी मांग। बहुत गंभीर मामला है। राम मंदिर में आभूषणों की और चढ़ावा चोरी होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। प्रशासन निष्पक्षता के साथ जांच कर रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद पर एक सवाल पूछो उन लोगों से जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे हैं। उनसे पूछिए एक बार कि पैसे कहाँ गए। ये मदरसों में जो अवैध संचालन हो रहा है, बाहर से पैसे आ रहे हैं, टेरर फंडिंग हो रही है। ड्राइवर, रसोइये, माली यही पकड़े जाएंगे बेचारे। लोगों को समझ में आ रहा है ये जो खुली डकैती हो रही है, ये सब समझ रहे हैं और राम जी नाराज हैं, इसीलिए सब परतें खुल रही हैं। भगवान की नाराजगी नहीं झेल पाएंगे। एसआईटी भारत सरकार की तरफ से बैठ चुकी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या आप छोटी मछलियों को फंसाकर जेल भेजकर स्त्री करना चाहते हैं लूट कांड का, डकैती कांड का? देखिए, विपक्ष के पास में केवल आरोप लगाना है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना है और अब जो मंदिरों पे चढ़ावे हैं उन पर एक तरीके से उनको लेकर एक बदनामी फैलाना है। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की गई? ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूं? इसलिए कि राम मंदिर को चढ़ावे में मिली जिन चीजों के गायब होने का दावा किया जा रहा था, बारी बारी से उन सब का पता मिल रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूं। विश्व सिंधी सेवा समाज ने दावा किया कि चांदी की ईंटें उन्होंने सौंपी थी, 200 किलो की चांदी चढ़ाई थी, वो गायब हो गई। लेकिन उसका पता चल गया, कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें गलाया गया था, तो उनके बारे में जानकारी दे दी गई। दूसरा विवाद काग भसुंडी की मूर्ति को लेकर हुआ था, वो भी मिल गई है, उसकी भी तस्वीर सामने आ गई। मुंबई के व्यवसायी अनिल विश्वकर्मा ने चांदी का हार और चरण पादुकाएं दान दी थी। अब सबसे पहले ये कहा गया कि ये गायब हो गया है, ये मंदिर में नहीं है, लेकिन वो भी सुरक्षित है। अब मंदिर के पुजारी ही बता रहे हैं कि जिन चीजों को लेकर कहा गया कि ये तो गायब है, ये तो चोरी हो गई, इनके बारे में जानकारी नहीं है, ये सब मंदिर में मौजूद है। इसका सीधा मतलब क्या है? क्या इसका सीधा मतलब यह है कि राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की गई? एक एसआईटी के गठन के बाद ये बार बार दिखाने की कोशिश की गई कि मंदिर के अंदर से
जो कीमती आभूषण थे, जो कीमती दान थे, उन्हें गायब कर दिया गया, उन्हें भी चोरी कर दिया गया और सब के सब चोर भरे हुए हैं राम मंदिर के अंदर। क्या ऐसा हुआ? क्योंकि ये सारी चीजें मिलने का अब बात सामने आ गई। जरा सुनिए मंदिर के पुजारी क्या कह रहे हैं। इतना सामान जिसने दान किया है मंदिर में, वो चाहे काकभूषुंडी जी का वो मॉडल हो, धनुष बाण हो, तीर हो, गदा हो, हनुमान जी की, देश भर से लोगों ने यहाँ वो ले आके समर्पित किया है और सब सुरक्षित रखा है। जिसको देखना हो, जिन्होंने दिया है, अगर उनके मन में कहीं संदेह हो तो आकर अपना वो देख सकते हैं। और जिन्होंने सोना चांदी बाकी दान किया है तो समय समय पर ट्रस्ट स्पष्ट करता गया है, सबको उन्होंने उसकी रिसीविंग रसीद दी है, इंटरनेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ जो इसके लिए हिसाब रखने वाले ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट हैं, आकर कोई देख सकता है। तो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ये छोटी मछलियां हैं और क्या बड़ी मछलियों की गिरफ्तारी होगी? कम से कम राम भक्त बहुत बारीकी से इस पूरी जांच को देख रहे हैं और इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनकी भावना आहत हुई। बढ़ते हैं अगली खबर पर। आज माइक ऑन कर रही हूं सिया और केतन की खबर पर। पुलिस की पूछताछ में सिया केतन के रिश्तों में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नई बातें सामने आ रही हैं और अब तो सिया और केतन के माता पिता के बयान भी हैरान करने वाले हैं। आपको सबसे पहले बताऊं कि सिया केतन के रिश्तों पर जो खुलासे हुए, जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे यह समझ आ रहा है कि सिया केतन से शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। आखिर केतन से सिया को दिक्कत क्या थी जिसकी वजह से केतन की जान चली गई? 400 फीट गहरी खाई में सिया ने उसे धक्का दे दिया। आज की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बताती हूं। आखिर सिया ने इनकार क्यों किया? अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आ रही हैं उन्हें जरा समझिए। केतन हत्याकांड में जो लगातार खुलासे आ रहे हैं उनमें एक बड़ी बात निकल कर आई। पुलिस के पास अब सिया गोयल का बयान है। केतन के सिर पर बाल नहीं थे, ये सिया ने बताया और कहा कि केतन सिर पर विग लगाता था। ये बात सिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसीलिए केतन से शादी वो नहीं करना चाहती थी। सिया को केतन का हकलाना भी पसंद नहीं था। सिया के पास शादी न करने के कई कारण थे। सिया के बयान को सुनकर जांच टीम भी हैरान है, लेकिन ये बात सिया ने खुद पुलिस को बताई है कि केतन के बाल ना होने की वजह से, उसके हकलाने की वजह से वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। अब केतन के पिता विशाल अग्रवाल कह रहे हैं कि अगर सिया गोयल को केतन से किसी भी तरह की दिक्कत थी तो वो शादी से मना कर देती। बेटे की जान क्यों ले ली? ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो कर देते थे ना। तो इंसाफ की मांग कर रहा केतन अग्रवाल का परिवार आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिला। तस्वीरें आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस दौरान केतन के परिवार ने इस पूरे मामले में फडणवीस से न्याय की मांग की। फडणवीस ने केतन के परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को सबसे कड़ी सजा मिलेगी। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, केतन के पिता से 2 दिन पहले मैंने खुद बात की थी और उन्होंने कहा कि मुझे फांसी से कुछ भी कम मंजूर नहीं है अपने बेटे के हत्यारों के लिए। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस से केतन के परिवार की मुलाकात हुई। पिता विशाल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की। अब मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परिवार की मांग मान भी ली है। फडणवीस ने कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने के आदेश मुख्यमंत्री ने खुद दिए। उज्जवल निकम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए। आप उज्जवल निकम को जानते हैं, कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले उज्जवल निकम। 93 मुंबई ब्लास्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम, जो अब सांसद, उन्होंने अब इस जांच को अपने हाथों में लिया है। विभाग के सचिव को निर्देश जारी कर फडणवीस से मुलाकात के बाद बोले उनके केतन के पिता विशाल, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब खुद इस मामले पर ध्यान देंगे। सच्चाई जल्द से जल्द सामने आनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साजिश में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो सबके नाम सामने आए कि कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या में किसी भी तरह का कोई रोल प्ले किया है।
अब कैफे में बैठे चेतन चौधरी और सिया गोयल की तस्वीरें आपको दिखाती हूं। ये वो तस्वीरें हैं जो सामने आई। पूरे हत्याकांड में ये तस्वीरें बहुत अहम हैं, क्योंकि इसी कैफे और इसी मुलाकात में केतन को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। जो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सिया और चेतन 4:32 पर कैफे में पहुंचे थे और फिर 5:20 पर कैफे से बाहर निकले थे। यानी इन्हीं 50 मिनट में पूरा प्लान तैयार किया गया। केतन को कैसे और कहां से धक्का देना है तय किया गया। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों की इस तस्वीर को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि ये दोनों इतने खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने वाले हैं। एक सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद हमारी संवाददाता भी वहां पर पहुंची, उसी कैफे में जहां पर यह हत्या की साजिश रची गई। देखिए रिपोर्ट। जी हां, 18 जून को जब केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले से नीचे ढकेल दिया गया, जिसके चलते उसकी हत्या हो गई, उसके ठीक एक दिन पहले जो सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगी है, उसमें इसी कुर्सी पर बैठकर चेतन और सिया आपस में बात कर रहे हैं और बात करते हुए ये तय कर रहे हैं कि आखिर 14 जून के बाद 18 जून को इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए आखिर उन्हें क्या कुछ तैयारियां करनी हैं। और साथ ही सीसीटीवी में ये बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि केतन और सिया की शादी ना हो, इसलिए चेतन और सिया दोनों लगातार ऐसे कैफ़ेज़ में मिलते रहते थे ताकि उनकी जो पूरी प्लानिंग है वो सही तरीके से की जा सके। आपने ये रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो भी आपको बताती हूँ, क्योंकि पुलिस पूछताछ कर रही है केतन की हत्या के बाद चेतन और सिया दोनों से। केतन हत्याकांड में पूछताछ के बाद अब एक और नई बात सामने आई। चेतन और सिया एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चेतन ने पूछताछ में खुलासा किया, वो दावा कर रहा है कि वो सिर्फ भागना चाह रहा था, यानी वो सिया के साथ भागना चाहता था, वो हत्या नहीं करना चाहता। पहले भागकर सिया के साथ शादी करने का प्लान बनाया था उसने। अब सिया ने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा का हवाला दिया, समाज में इज्जत की बात कही। चेतन के साथ भागने वाले प्लान पर इरादा उसने बदल दिया। शादी तोड़ने के लिए दोनों ने कई और प्लान बनाए कि किसी तरह शादी टूट जाए। सिया ने ही केतन की हत्या करने का दबाव डाला, ऐसा चेतन का कहना है। चेतन कह रहा है कि मैं तो हत्या करना नहीं चाहता था, लेकिन सिया ने मुझ पर दबाव डाला कि यही एक तरीका है। दूसरी तरफ सिया ने हत्या का पूरा दोष चेतन पर डाल दिया। हत्या की साजिश का प्लान चेतन ने बनाया, ऐसा सिया कह रही है। हत्या की साजिश चेतन के ही दिमाग की उपज थी। अब पुलिस के मुताबिक दोनों बचने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों का मानना है कि हत्या में तो दोनों बराबर के हिस्सेदार। 29 जून को सिया और चेतन की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। इससे पहले पुलिस पुख्ता सबूतों की कड़ी जोड़ने में लगी हुई है। पुलिस का मानना है कि एक दूसरे पर आरोप लगाकर दोनों ही बचना चाह रहे हैं। हालांकि सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जो भी बात सिया ने पूछताछ में बताई है उसे सबूत नहीं माना जा सकता। एक्यूज्ड अगर पुलिस डिटेंशन में कोई भी सबमिशन देता है, कन्फेशन करता है या कोई भी ऐसी बात वो रखता है अपने अगेंस्ट में, तो उसको जो है बिल्कुल भी एक एडमिटेड एविडेंस नहीं माना जा सकता है। यही कानून है। इसका कारण ये है कि किसी के थ्रेट में या पुलिस के डर से या एक कोर्जन में अगर कोई भी एक्यूज्ड ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो उसको उस बेसिस पे प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है कि जो एक्यूज्ड है वो अपने अगेंस्ट में खुद प्रेशराइज करके उसको विटनेस नहीं बनाया जा सकता। अब रहा बात कि कोई दूसरा विटनेस इसके अंदर है जो इस बात को प्रूफ करे, तो वो हमें देखना होगा कि पुलिस इसके लिए क्या लेकर के आती है इन्वेस्टिगेशन में, जिससे ये साबित हो सके कि उस सही में वो गिल्टी है। अब आपको ये बताऊं कि दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल ने कबूल कर लिया है कि वो चेतन चौधरी के साथ एक रिश्ते में थी। सिया केतन अग्रवाल के साथ अपनी तय शादी को तोड़ना चाहती थी। पूछताछ में सिया ने दावा किया कि उसने केतन को शादी से मना कर दिया था, लेकिन वो शादी तोड़ने को तैयार नहीं था। सिया के मुताबिक केतन ने उसे कहा था कि उसका परिवार बहुत रसूखदार है और वो भागकर भी इस शादी से नहीं बच पाएगी। अब दूसरी तरफ पुलिस जांच में यह भी सामने आ रहा है कि सबूत मिटाने के लिए सिया और चेतन ने अपने फोन से हजारों मैसेजेस डिलीट किए थे, कॉल लॉग और मैसेज हिस्ट्री मिटा दी थी। लेकिन अब पुलिस ने दोनों के फोन
फोरेंसिक लैब भेजे और डिलीट हुआ डेटा रिकवर कर रही है पुलिस। दोनों के खिलाफ केस को और मजबूत किया जा सके, इसके लिए पुलिस इस पूरे मामले में डिजिटल जांच भी आगे बढ़ा रही है। केतन हत्याकांड में पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने आज सिया गोयल के भाई साहिल गोयल को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस अब सिया गोयल के बयानों को उनके भाई से पूछताछ में वेरीफाई कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच के तहत जानकारी जुटाने के लिए सिया के भाई को बुलाया गया था, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सिया गोयल के माता पिता कह रहे हैं कि अगर सिया आरोपी है तो उसे भी खाई में फेंक दिया जाना चाहिए। तो जो बात मैंने शुरुआत में कही कि सिया के परिवार वाले अब सीधे सिया को फांसी देने की बात कर रहे हैं, वही बात जो केतन के पिता कह रहे हैं। सुनिए। एक पिता के तौर पे यही कहूँगा कि पहाड़ तो उनके ऊपर टूटा है, उनका बेटा खोया है, इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ नहीं है। बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब कुछ दिन है, 18 तारीख 19 तारीख को तो सिया का बर्थडे उन्होंने इतना अच्छे से सेलिब्रेट करना था, यानी कि महाबलेश्वर जाने वाले थे, वहाँ पर पूल पार्टी, डांस वगैरह, केक कटिंग वगैरह। अगले दिन शनिवार को वापस पुणे आने वाले थे। कितने अच्छे ख्वाब देखे थे आगे उदयपुर में जो शादी होने वाली थी। कितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। अब पुलिस सिया से चेतन के रिश्तों की जांच कर रही है। जांच हो रही है कि सिया को ब्लैकमेल तो नहीं किया गया, कहीं क्या रिकॉर्ड की गई कॉल्स और मैसेजेस का इस्तेमाल किया गया, क्या सिया को धमकी दी गई कि वो साजिश उजागर कर देगा। अगर सिया हत्या की साजिश को अंजाम नहीं देती है तो अग्रवाल परिवार के सामने रिश्ते को उजागर कर देगा, ऐसी क्या कोई धमकी दी गई? क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही है। पुलिस सिया के बैंक अकाउंट्स की भी जांच कर रही है ताकि पता लगे कि क्या चेतन को बड़ी रकम भेज रही थी, क्या चेतन पैसों का इस्तेमाल जासूसी के लिए करता था, मर्डर के लिए जरूरी चीजों का इंतजाम करने में करता था। पुलिस कई और पहलुओं पर भी काम कर रही है। क्या चेतन ने सिया से मोटी रकम की मांग की थी? क्या 14 जून को हत्या की नाकाम कोशिश का फायदा उठाया? क्या सिया को अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया? साइबर सेल भी डिजिटल सबूतों को खंगालने में जुटी हुई ताकि हत्याकांड में शामिल चेतन की पूरी भूमिका सामने आए, पता चले कि क्या चेतन ने साजिश के लिए ब्लैकमेल किया। अब ये सारी खबरें भी वहीं से सामने आ रही हैं जहां ये बार बार कहा जा रहा है कि चेतन और सिया के रिश्ते को लेकर कोई भी क्लैरिटी अभी सामने नहीं है, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश में दोनों कई तरह की बातें कर रहे हैं। आपको ये बताऊं कि जब पहले दिन मैंने आपको सिया की खबर दिखाई थी, सोनम रघुवंशी का जिक्र किया था। सोनम रघुवंशी ने कैसे राजा रघुवंशी की हत्या की थी। अब इस हत्याकांड से की जब खबरें सामने आई तो राजा का परिवार कह रहा है कि अगर सोनम को सख्त सजा मिल गई होती तो ऐसे केस फिर नहीं होते। सुनिए। सोनम को जल्द से जल्द सजा मिल जाती, सोनम कोर्ट के बाहर नहीं होती तो मतलब है ना, हो सकता ये केस मतलब है ना नहीं बढ़ता। ये लड़की उनको सहमत इसीलिए मिल रही है कि जैसे सोनम छूट गई है हम भी छूट जाएंगे, मतलब है ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही। छोटी सोनम है क्योंकि इसकी चाल ढाल आपने देखी होगी, जब पुलिस ने इसको पकड़ा है तो ये छोटी सोनम जैसी चल रही है। इसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह करा है, किसी के बेटे को मारा है, मगर इसको कोई पछतावा नहीं दिख रहा है मेरे को। पुणे में जो मर्डर हुआ है उसमें सिया के जो पिताजी जो है जो आईसीयू में पड़े बोल रहे हैं, तो आज सिया ने गलत करा है, सिया को फांसी मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को छूटना नहीं चाहिए। देखिए ये क्या होता है, उनके माता पिता जो है एक तो उनकी जो संस्कार बेकार रहते हैं, वो संस्कार के कारण जो है बच्चों जो है बिगड़ रहा है। और जब उनके माता पिता जो उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, जो उनके बच्चे मर्डर कर देते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, मर्डर करने वाले को छुड़वा लेते हैं। ये सोनम के हवाले करा था, आज वैसे सिया के हवाले जो है वो भी ये कर रहे हैं। और अब बात करते हैं मुहर्रम के जुलूस और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था की। संभल की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यूपी में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा था मुहर्रम के जुलूस में किसी तरह की
किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। तो बंदोबस्त भी उस तरह के हुए। संभल में मुहर्रम के अंतिम जुलूस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संभल के एसपी और डीएम सड़क पर उतरे। उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, पुलिस फोर्स के साथ करीब 7 किलोमीटर तक 4 थानों की पुलिस और पीएसी जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकला। अभी तक पानी भी जुलूस शुरू होना तो पानी गिरने लगी ना, जल्दी भी क्या होगी से। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। लखनऊ में मुहर्रम के दिन सुरक्षा व्यवस्था सख्त दिखी। संभल, लखनऊ और इसके बाद उन्नाव की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। उन्नाव में देखिए, मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। अथवा किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे रोड पर नहीं लगा चाहिए। अगर कोई अतिक्रमण रोड पर अब आपको एक और तस्वीर दिखा रही हूं। प्रतापगढ़ की ये तस्वीर आई। प्रतापगढ़ में कुंडा किले की घेराबंदी कर दी गई। राजा भैया के पिता को हाउस अरेस्ट किया गया है, उसी की ये तस्वीरें हैं। और साल 2015 में हनुमान मंदिर पर भंडारे और मुहर्रम जुलूस को लेकर जब तनाव भड़क गया था, उसके बाद से ही हर साल मुहर्रम पर प्रशासन एहतियातन राजा भैया के पिता को इसी तरह से नजरबंद करता है। उसी की ये तस्वीरें सामने आई। देखिए, पूरे किले की घेराबंदी की गई पुलिस द्वारा। पूरा दिखाइए इसे। तो राजा भैया के पिता को हाउस अरेस्ट किया गया। ये यूपी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दूसरा दिन है जब राजा भैया के पिता को हाउस अरेस्ट किया गया, यानी कि उनके घर के बाहर पूरी तरह पुलिस फोर्स तैनात रही है। इस सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम को लेकर क्या दो टूक संदेश दिया, वो भी सुन लीजिए। और भाइयों, ये प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफियाग्रस्त बना दिया था, दंगाग्रस्त कर दिया था, मुझे याद है 2016 में यही मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे। पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है। कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। योगी आदित्यनाथ संदेश दे रहे थे कि कानून नहीं तोड़ सकता, अगर कानून कोई तोड़ेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर सोमवार रात 8 बजे।